बोलो नरेश, आगे क्या हुआ? क्या बोलूं डॉक्टर, मैं पिछले 1.5 महीने से आपके पास आ रहा हूं और आप मुझसे सिर्फ यही बात पूछते हो, क्या हुआ क्या हुआ। मेरा सर फट रहा है। जहां देखता हूं आत्माएं नजर आती हैं, सपने में अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। प्लीज डॉक्टर, डू समथिंग। नरेश, मैं तुम्हारी मदद ही कर रही हूँ। नरेश, ये तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। इनको विश्वास नहीं है तुम पर। मेरी सारी शक्तियां अब तुम्हारे पास हैं। यहां बैठकर वक्त मत गवाओ। भद्रकाल आ रहा है, जल्दी जाओ। ये आवाज! क्या हुआ नरेश? बोलो। डॉक्टर, मुझे फिर से प्रोफेसर की आवाज सुनाई दे रही है। डॉक्टर, प्लीज कुछ कीजिए। रिलैक्स नरेश, रिलैक्स। खुद को काम रखने की कोशिश करो, तुम कर सकते हो। रिलैक्स रिलैक्स। हाँ हाँ, ठीक हूं मैं। गुड। पर डॉक्टर, ये आवाजें फिर आएंगी। मुझे सच में आत्माएं दिखती हैं। आई डू बिलीव यू नरेश। अच्छा बताओ, अभी यहाँ कोई आत्मा है? हाँ, ठीक आपके पीछे, बड़े बड़े बाल। क्या? और क्या दिख रहा है? पेशेंट के कपड़ों में है डॉक्टर। तो पूछकर बताओ यहाँ क्यों है वो? नहीं डॉक्टर, मैं नहीं। नरेश, तुम्हें अपनी मदद करनी है तो पूछना पड़ेगा। पूछो और देखो, वो तुम्हारा सिर्फ भ्रम होगा और कुछ नहीं। ये मेरा भ्रम नहीं है डॉक्टर, वो बहुत दर्द में है। ठीक है, तो मैं पूछता हूँ, आपका नाम? ईरा। ईरा? ईरा? इस नाम की पेशेंट ने तो यही छत से सुसाइड किया था। नरेश को ये नाम कैसे पता? क्या हुआ डॉक्टर? क्या सोचने लगी आप? कुछ नहीं, कुछ नहीं। उससे पूछो यहाँ किस लिए आई है। आप यहाँ क्यों आई हो? मुझे मेरे पति ने यहाँ फंसाया था। मैं पागल नहीं थी, मुझे पागल बनाया गया और यहाँ के डॉक्टर सुरेश के साथ मिलकर मुझे रात को छत से फेंक दिया गया। क्या हुआ नरेश? क्या कहा उसने? वो कह रही है कि उसे यहाँ फंसाया गया था। वो पागल नहीं थी, उसे पागल बनाया गया और यहाँ के एक डॉक्टर सुरेश के साथ मिलकर उसे रात को छत से फेंक दिया गया। ये बात तो सिर्फ हॉस्पिटल के कुछ लोग जानते हैं और हॉस्पिटल बंद ना हो जाए इसलिए इसे दबाया गया। इसका मतलब तुम्हें सच में आत्माएं दिखती हैं। तुम क्या चाहती हो? मेरी ये कहानी लोगों तक पहुंचाना, दुनिया को और मेरे बच्चों को पता चल जाए कि मैं पागल नहीं थी। मैंने पागलपन में किसी को नहीं मारा, बल्कि मेरे पति और डॉक्टर सुरेश ने मिलकर मुझे मारा है। मुझे बस इससे मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा ही होगा। क्या होगा? क्या बोल रहे हो नरेश? डॉक्टर, हमें इरा का सच सामने लाना ही होगा। डॉक्टर, हमें उसकी मदद करनी होगी। हम करेंगे मदद नरेश, ईरा की भी और तुम्हारी भी। मैं जा रही हूँ, मेरा वक्त आ गया है नरेश। मुझे पता है आप मेरी इच्छा जरूर पूरी करोगे। अरे पर मुझे पता है नरेश, और जो शक्तियां तुम्हें मिली हैं उससे डरो मत, लोगों की मदद करो। क्या हुआ नरेश? वो चली गई, हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी डॉक्टर। हाँ, करेंगे। अब एक बार अपनी कहानी बताओ। इस बार मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मुझे यकीन हो गया तुम पर। और कितनी बार डॉक्टर? नरेश, अब तक मुझे लग रहा था ये सब तुम्हारे दिमाग में है बस, पर अब समझ आया ऐसा नहीं है। अब मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। बताओ नरेश, फिर प्रोफेसर के जाने के बाद क्या हुआ था? प्रोफेसर के जाने के बाद? नहीं नहीं, मुझे नहीं देखना तुम लोगों को। मुझे ये शक्ति नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? अब तो ये तुम्हारा हिस्सा है, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं जा रहा हूं, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। रुको,
तुम ऐसे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता मैं? हाँ, क्यों नहीं जा सकता? प्रोफेसर ने क्या कहा था सुना नहीं? अब प्रोफेसर नहीं है तुम्हें और तुम्हारी माँ को बचाने के लिए, और भद्रकाल आने ही वाला है। तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अकड़ू, समझ नहीं आ रहा भैया क्या कह रहे हैं? हम दोनों तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कहा ना, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। अरे ठीक है, जाने दो भैया, खुद समझेंगे। नहीं गोपी, तू भूल गया प्रोफेसर ने हमारी कितनी मदद की थी, और अपने आखिरी वक्त में हमसे सिर्फ एक ही मदद मांगी थी कि हम दोनों को उनके बाद नरेश और उसकी माँ का ख्याल रखना है। अभी ये समझ नहीं पा रहा है, पर हम दोनों तो समझ रहे हैं ना? हाँ भैया। मैंने कहा ना, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। मैं अपना और अपनी माँ का ख्याल रख सकता हूँ। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो, पर ये पैसे तो लेकर जाओगे ना जो प्रोफेसर ने तुम्हें दिए हैं? पैसा? ओ भैया, कितना भुलक्कड़ है ये, भुलक्कड़ भुलक्कड़ भुलक्कड़। प्रोफेसर ने जिस पैसे के बारे में बताया था इस झूमर के नीचे, ये अब तुम्हारा ही है, तो इसे ले जाओ, जिससे तुम्हारी माँ का इलाज हो जाएगा। नहीं चाहिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। मैं अपनी माँ का इलाज खुद करा सकता हूँ। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? भद्रकाल आने में ज्यादा वक्त नहीं है, और इस घर से तुम्हारे निकलते ही हम भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा था ना, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। मैं जा रहा हूँ। रुको। मैं क्यों ही गया इस इंटरव्यू में? माँ अकेली होगी, मुझे जल्दी जाना होगा। नरेश हमें साइंस इसकी इजाज़त नहीं देता। वो नहीं मानता इन सब चीज़ों को, पर जो आज मैंने महसूस मुझे घर जाना चाहिए। हाँ, जाओ, और मेरी कभी भी ज़रूरत पड़े तो बताना। नरेश साइकेट्रिस्ट की बात सुनकर घर जाता है और देखता है। माँ, ये क्या पढ़ रही हो? अरे बेटा, तू आ गया। कहाँ रह गया था? मुझे फिक्र हो रही थी तेरी। इधर मेरे पास आ। हाँ माँ, बोलो। अपना हाथ दिखा। हाथ? हाँ, हाथ आगे ला अपना। ये धागा किस लिए माँ? बताती हूँ, पहले बांधने तो दे। अच्छा ठीक है। और ये क्या पढ़ रही थी? क्या है ये? पत्रिका है बेटा। आज ना हमारे गांव वाले पंडित जी आए थे। गांव वाले पंडित जी? कौन माँ? तुझे नहीं पता? जब तेरा जन्म हुआ था ना, तब हम अपने गांव में रहते थे, और जन्म के बाद तू सांस ही नहीं ले पा रहा था। एक बार के लिए तो ऐसा लगा था कि हमने तुझे खो ही दिया था। फिर तेरी दादी ने एक पास में रहने वाले गुरुजी को बुलाया था। उन्होंने जैसे ही तेरे सर पर हाथ रखा था, तू सांस लेने लगा, और उन्होंने हमसे कहा था कि तू बहुत खास है और तेरा जन्म लोगों की मदद के लिए हुआ है। क्या मदद माँ? तेरी बीमारी तो ठीक करवा नहीं पा रहा हूँ, लोगों की क्या ही मदद करूंगा? अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। तू जो कर सकता है वो तो कर ही रहा है ना। अच्छा, ये सब छोड़, जरूरी बात सुन। हाँ बताओ। हाँ, तो जिस पंडित जी ने तुझे बचाया था, आज वो अचानक से हमारे घर आ गए। मैंने उनसे पूछा
पंडित जी, आप यहाँ कैसे? तो वो अजीब सी बातें करने लगे। कैसी बातें माँ? उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है। वक्त आ गया है? हाँ, मुझे भी बहुत अजीब लगा। उन्होंने बस इतना कहा कि जैसे ही तू आ जाए मैं तुझे पास वाले हनुमान मंदिर में भेज दूं। वो तेरा वहीं इंतजार कर रहे हैं और ये कहने को कहा कि भद्रकाल आ रहा है, और उन्होंने ही ये धागा भी दिया था तुझे बांधने के लिए। जा, मिलकर आजा उनसे। माँ, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तेरे पास रहना है बस। हाँ, तो बस मिलकर आजा, मैं यही हूँ। पता नहीं क्यों जब से उन्होंने ये भद्रकाल का जिक्र किया है, दिल भारी भारी सा हो रहा है। और इस पत्रिका में भद्रकाल के बारे में ही पढ़ रही थी। कहते हैं भद्रकाल के वक्त नरक से राक्षस आते हैं। ये सब क्या सोचती रहती है? तू ये सब मत सोच। दवाई ली तूने? मैंने ले ली है। तू जा, मिलकर आजा पंडित जी से। ठीक है माँ, आता हूँ मिलकर। तू आराम कर। ठीक है। मंदिर तो आ गया, अब कहाँ ढूंढूं? कैसे पता चलेगा कौन है पंडित जी? इधर, यहाँ हूं मैं। आप ही पंडित जी? हाँ, मैं ही हूं नरेश। हाँ, वो माँ ने बताया था कि आप मुझे। बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मैंने क्या कहा था तुम्हारी माँ से। जी कहिए, क्यों बुलाया है आपने? ये बताने के लिए कि तुमने सही नहीं किया है नरेश। क्या सही नहीं किया है? प्रोफेसर की बात न मानकर तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हें बचाने के लिए, सिर्फ वो वादा निभाने के लिए क्या किया गया है। मुझे सब पता है, और इसीलिए मुझे अब किसी और पर अपनी जिम्मेदारी नहीं डालनी। पहले पापा, फिर प्रोफेसर। देखो बेटा, ये तुम्हारी नियति है जिसे तुम्हें कबूल करना ही होगा। कौन सी नियति? सही वक्त आने पर वो भी पता चल जाएगा। फिलहाल तुम्हें सोहन और गोपी की बात माननी चाहिए, क्योंकि अभी वही है जो तुम्हें प्राक्षी से बचा सकते हैं। आप इतना सब कैसे जानते हैं? इसके पीछे एक कहानी है जो तुम्हारे जन्म के साथ जुड़ी हुई है नरेश। फिर से कहानी? मुझे अब कोई कहानी नहीं जाननी। मुझे बस इन सब से छुटकारा चाहिए। तुम्हें चुना गया है इसके लिए। तुम चाहकर भी इन सब से छुटकारा नहीं पा सकते। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं पंडित जी, मुझे इन सब से निकलने का तरीका बताइए। ठीक है, पर उसके लिए तुम्हें तुम्हारी वो जन्म से जुड़ी कहानी जाननी होगी, जिसकी वजह से तुम्हें इन सब में जोड़ा गया है। उसके बाद तुम चाहो तो इन सब से अलग हो सकते हो। हाँ, आप बताइए, क्या कहानी है? मुझे जानना है और इन सब से बाहर निकलना है। ठीक है, तो सुनो। ये कहानी सिर्फ तुम्हारे जन्म से जुड़ी नहीं है, बल्कि तुम्हारे ही जन्म की है। और आज जो भी हो रहा है, चाहे वो प्रोफेसर हो, तुम्हारे पापा हो, या तुम्हारी ये हालत, ये सब उसके कारण ही है नरेश। मतलब समझा नहीं, साफ साफ समझाइए पंडित जी। जिससे तुम भागना चाहते हो ना, वो परिस्थिति तुम्हें लग रही है कि तुम पर थोपी जा रही है, वो दरअसल तुम्हारे जन्म से ही निश्चित है, नियति है, सत्य है। अगर तुम्हारा जन्म नहीं होता तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब मेरे पापा की मौत, मेरी माँ की हालत, सब मेरी वजह से ही हुआ है। और
और वो प्रोफेसर भी मेरी वजह से। प्रोफेसर की तो नियति है, वही नियति जो तुम्हारी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप शुरुआत से बताइए सब। ठीक है, तो सुनो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया तो होगा कि तुम अपने जन्म के बाद सांस नहीं ले रहे थे। हाँ, आज ही बताया उन्होंने। और क्या क्या बताया है तुम्हारी माँ ने नरेश? बस इतना ही। बस इतना ही? मतलब कुछ नहीं बताया है। चलो मैं बताता हूं। जब तुम्हारा जन्म हो रहा था तब भद्रकाल का समय चल रहा था नरेश। भद्रकाल का समय? हाँ, भद्रकाल का समय। और वो भी कोई ऐसा वैसा काल नहीं, पूरे 1000 साल में एक बार ही ऐसा समय आता है। और इस समय को टालने के लिए ही मैं पिछले 10 दिन से पूजा कर रहा था, बिना खाए पिए। और फिर क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? ये आवाज सुन पा रहे हो नरेश? कौन सी आवाज? समय आ गया है नरेश। पंडित जी, आप कहानी सुनाइए, आगे क्या हुआ? आप 10 दिन से पूजा कर रहे थे, फिर? ये कहानी नहीं है नरेश, हकीकत है। माफ कीजिएगा, मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ तो फिर उसी वक्त तुम्हारी दादी आई मेरे पास, और बाहर खड़े मेरे चेलों के रोकने के बावजूद मेरे पूजा स्थल पर आकर मुझसे कहने लगी, पंडित जी जागिए, मेरा पोता सांस नहीं ले रहा है। पंडित जी उठिए, पंडित जी। अच्छा है, उसे सांस लेनी भी नहीं चाहिए। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारा पोता कोई मामूली बच्चा नहीं है, एक प्राक्षी का मानव रूप है। क्या? हाँ, आज भद्रकाल का समय है, वो भी 1000 साल में एक बार आने वाला। आज जिस समय में तुम्हारे पोते ने जन्म लिया है वो और कोई नहीं, मानव रूप में प्राक्षी है। अगर वो जीवित हो गया तो धरती पर प्राक्षियों के वंश की उत्पत्ति का कारण बन सकता है, इसीलिए उसका सांस न लेना ही अच्छा है। नहीं पंडित जी, ऐसा मत कहिए। इतने सालों बाद, इतनी मन्नतों और दान पुण्य के बाद एक पोता हुआ है, अब उसे भी खो दूंगी तो मेरा वंश ही खत्म हो जाएगा। तो क्या चाहती हो? तुम्हारा वंश बचाने के लिए मैं संसार को खतरे में डाल दूं? ना पंडित जी, मेरे राम जानते हैं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। बस मेरे पोते को बचा लीजिए। कोई तो तरीका होगा उसे इस संकट से निकालने का। है, पर के पंडित जी? और उसको अपना पूरा जीवन लोगों की मदद में देना पड़ेगा, और उसका पूरा जीवन भूत पिशाच और शैतान से लड़ने में बीतेगा। पर साथ ही तुम्हारा पोता समाज का कल्याण भी करेगा। बोलो, मंजूर है? हाँ, मंजूर है पंडित जी। तो चलो मेरे साथ। और फिर मैंने अपनी सारी पूजा की शक्ति से तुम्हें जीवन दे दिया। मतलब मैं एक प्राक्षी हूँ? हाँ, आधा प्राक्षी आधा इंसान। जब तक तुम्हारे अंदर इंसानियत रहेगी तुम इंसान ही रहोगे नरेश। पर प्रोफेसर ने मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? क्योंकि उन्हें इस बारे में
कुछ पता नहीं था। उन्हें तो ये तक नहीं पता था कि वो भी आधे प्राक्षी ही थे। तुम्हें क्या लगता है जिस भयानक हादसे से कोई नहीं बचा, उससे प्रोफेसर कैसे बचे थे अपने बचपन में? पर उन्हें तो उस घटना के बाद भूत दिखने लगे थे, पर मुझे तो कभी नहीं दिखे। फिर तुम्हें प्रोफेसर कैसे दिखे और उनके बाद सभी कैसे दिखने लगे नरेश? धरती पर एक वक्त पर एक ही इच्छाधारी प्राक्षी रह सकता है और उनके जाते ही अब तुम हो वो इच्छाधारी प्राक्षी नरेश। तुम्हें क्या लगता है वो प्राक्षी बार बार क्यों कहता था कि उसे प्रोफेसर के अंदर एक अलग रोहिणी दिखती थी? प्रोफेसर ने हार नहीं मानी और उनकी इंसानियत हमेशा उन्हें बचाती रही। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें हार नहीं मानना है, क्योंकि तुम्हारे हार मानते ही सबसे पहले तुम्हारी माँ की जान जाएगी और फिर और सभी की जो अच्छे हैं, जिनके अंदर इंसानियत है नरेश। पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये सच नहीं हो सकता। मैं इंसान हूँ, मुझे कोई प्राक्षी वगैरह नहीं बनना। मुझे सिर्फ अपनी माँ का ख्याल रखना है। बेटा, यही तुम्हारी